वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के जो तैयारी के सिलसिले में एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने पहले तकरीबन 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 को डिस्कस किया हुआ है। ये पांचों पार्ट्स, पांचों वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट है, सही है। इस एक्ट का पार्ट 5 हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड्स के बारे में बयान किया हुआ है, सही है। इसमें सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 18 तक मौजूद है। इस एक्ट 2010 के सेक्शन नंबर 15 के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड का जो बनाने का तरीक़ेकार है वो बयान किया गया है। यार एमसीक्यूज आ जाए आपको कि कौन से सेक्शन के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड एग्जिस्ट करते हैं। ये है सेक्शन 15 के तहत, सही है। अगला है कि इस चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड को नंबर फर्स्ट में ये है कि इस एक्ट में सेक्शन 15 के तहत पेशावर हाई कोर्ट के जो मशवरे के बाद ये कोर्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, बनेंगे ये कोर्ट, सही है। इस तरह दूसरे पार्ट में है, इसके दूसरे सब क्लॉज में द पेशावर हाई कोर्ट पेशावर कन्फर्स पावर्स ऑफ कोर्ट फॉर लोकल एरिया अपॉन द सेशन जज एडिशनल सेशन जज एज अपेयर टू बी एप्रोप्रिएट ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इसी पेशावर हाई कोर्ट में इसी एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के अंडर ही ये कोर्ट्स चलेंगे। सेक्शन नंबर 16 में इस जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कोड्स है उसके पावर्स और फंक्शंस क्या होंगे, कौन कौन से इख्तियारात इन कोड्स को हासिल होंगी। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह आ सकता है कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कोड के पावर्स कौन से सेक्शन के तहत इनको दिए गए हैं। ये सेक्शन 16 के तहत। अच्छा, नंबर फर्स्ट है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोड क्या कर सकता है। फर्स्ट है द कोर्ट में इशू ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडिंग ओवर the custody of the children at risk that is brought before him। जो चाइल्ड एट रिस्क हो, वो बच्चे जो चाइल्ड एट रिस्क हो, सॉरी, जो बच्चे चाइल्ड एट रिस्क हो तो वो बच्चे कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, सही है। किस लिए कि ये हैंड ओवर करेंगे बच्चों को, किसके सपुर्द करेंगे, उसके पेरेंट्स हो, गार्डियंस हो, या सूटेबल पर्सन हो, या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट हो, सही है। दूसरे पार्ट के मुताबिक द कोर्ट शैल इन्फॉर्म द चाइल्ड एट रिस्क। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट कोई भी ऑर्डर देने से पहले कि इसको किसके हैंड ओवर करना है, कोर्ट उस बच्चे से पूछेगा एंड ऑब्टेन हिज व्यूज बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कस्टडी एंड केयर। बच्चे को जब भी अपने किसी गार्डियन, मदर, फादर या जो भी बंदा हो, या चाइल्ड प्रोटेक्शन अब इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर करना हो, तो बच्चे से पूछा जाएगा कि आप कौन से बंदे के साथ आप खुश रहेंगे, तो उसके कस्टडी में दिया जाएगा। तीसरा है इसका 16 सेक्शन का 3rd क्लास है कि द कोर्ट शैल बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ अ चाइल्ड at risk consider continuity in his upbringing and take into consideration the ethnic, religious, cultural and linguistic background of all other relevant factors in best interest of child at risk।
जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है वो ऑर्डर देने से पहले ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि जिस बच्चे को आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी बंदे को या गार्डियन को देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उसके जो जुबान है, उसके सोशल लाइफ है, रिलीजन है, कल्चर है या जो लिंग्विस्टिक यानी कि जुबान है, तमाम को देखते हुए उसके मुताबिक एक बंदे को सुपुर्द करना है। अगला है चौथा नंबर क्लाज है कि while making the order of the chapter the court shall prefer keeping the child at risk in parental care। वो बच्चे जो एट रिस्क हो वो कोई फैसला या ऑर्डर देने से पहले वो किसके कस्टडी में होंगे? पेरेंटल केयर में होंगे, यानी कि माँ बाप के पास होंगे जब तक ये केस सुना जाता है। अगला सब क्लास 5 है द कोर्ट शैल मॉनिटर द स्टेटस ऑफ अ चिल्ड्रन एट रिस्क थ्रू रिपोर्टेड सबमिटेड बाय द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगा किसको? द चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को, ताकि उससे उस बच्चे की जो स्टेटस है वो मुसलसल मॉनिटर हो सके। 6 नंबर सब क्लॉज है कि द कोर्ट शैल फाइनली डिसाइड अ केस विद इन 4 मंथ्स। चाइल्ड एट रिस्क का जो भी केस हो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में वो 4 माह के अंदर अंदर उसको हल करना होगा। In the event of expiry 60 days period before the final decision of the court shall communicate in writing concerned district judge and the reason if any of the delay। अगर 60 दिन तक ये केस वगैरह डिले होता रहा तो वो 60 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जब एक्सपायर हो जाए तो वो कंसर्न कोर्ट्स के साथ उसको नोटिफिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगला है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट शैल बी लाइज टू द हाई कोर्ट विद इन 30 डेज टू द जजमेंट। अगर चाइल्ड एट रिस्क का कोई फैसला जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट ने कर दिया हो और उस फैसले के खिलाफ आप जाना पड़े, वो फैसला आपको कभी कबूल ना हो, तो उसको आप कहां पर चैलेंज कर सकते हैं? वो हाई कोर्ट में। कितने दिनों के अंदर? उस फैसले के 30 दिनों के अंदर आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 8 नंबर क्लास है लास्ट नंबर के द हाई कोर्ट में एट एनी टाइम either of its own motion or an application received in behalf call for the record of any proceeding in which any court of session has passed order a purpose of satisfying itself legality or propriety of any such order। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट जब ये चैलेंज हो जाए तो हाई कोर्ट किसी भी किस्म का जो मवाद है या जो कोर्ट की चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई हो उसके तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स है वो तलब कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। 17 नंबर है, 17 नंबर सेक्शन है कि द फॉल्स एंड प्रिवोलियस एंड वेक्सियस इंफॉर्मेशन। अगर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है उनके सामने जब ये सारी प्रोसीडिंग हो रही हो और किसी मौके पर किसी फरीक ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो और उसके मुताबिक कोर्ट को उस प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट को पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट या ये इंफॉर्मेशन किसी एक फरीक ने गलत दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर तकरीबन 100,000 से कम फाइन उस पर लगेगा। सही है। अगला है कि अगर कोई बंदा ये पैसे या जुर्माना अदा नहीं कर सकता तो उस पर क्या होगा? उसको जेल हो सकती है। कितनी? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से कम उस पर जेल हो सकता है उस बंदे को। अगला है 4th नंबर सब क्लास है अगर किसी ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं तो उसको क्या होगा? विन एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट। जब किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई हो और उस पर जो जुर्माना है वो आयद हो जाता है
तो क्या होगा आगे, व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज मेड अंडर सेक्शन 1, इस सेक्शन 1 के तहत किसी के ऊपर जो पैसे देने का ऑर्डर हो जाए कि इसने गलत बयानी की है, उस पर जुर्माना है, तो ये क्या कहेगा, तो अंडर सेक्शन 1 द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 month in order to allow sufficient time to appeal against such order। यानी कि जो आदमी जिस पर फाइन किया गया हो, जो फरीक, उसके लिए तकरीबन 30 दिन दिए जाते हैं कि वो अपने इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। चलते हैं इस पार्ट 5 के 18 नंबर सेक्शन। 18 नंबर सेक्शन में है कि ट्रांसफर ऑफ केसेस इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सही है, whenever it appears to the court while dealing with the matter under the act, a fair or impartial trial cannot be held or holding trial will cause inconvenience to the parties or witness। मतलब यह है कि अगर इस कोर्ट में किसी को लगे कि इसमें जज वगैरह जानिबदारी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, a fair and impartial trial cannot be held by it। अगर इस चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट की तरफ से फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो रहा, तो क्या होगा, ट्रायल बाय समवन अदर कोर्ट और सम अदर प्लेस इज एक्सपीडिएंट बाय द एंड्स ऑफ जस्टिस इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। कोर्ट शैल रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न हाई कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट जज एज ट्रांसफर द केस टू अनदर कोर्ट आफ्टर द हियरिंग पार्टीज। अगर इस 18 सेक्शन का जो खुलासा ये है कि अगर किसी को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट हो, उसके प्रोसीडिंग्स के दौरान इसको कुछ इस तरह लगे कि इस कोर्ट वगैरह में बाइसनेस है, यानी कि पार्शल है, इसकी प्रोसीडिंग पार्शल है और फेयर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे और वो उसके दलाइल देंगे किस वजह से ये मसला इनको लग रहा है कि इस तरह है। तो वो इसी सेक्शन के एक्ट के अंदर, इस एक्ट 18 सेक्शन के मुताबिक आप कोर्ट में जा सकते हैं। That's all for this video। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक का पार्ट 6 अपलोड करेंगे। That's all for today। Thank you for having your time। अल्लाह हाफिज।